हाँ तो क्लास वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत दिन बाद आपका मैं 11th क्लास की क्लास ले रहा हूँ। उसका रीज़न है सिंपल सिंपल सी बात कि भाई इतना कोशिश करने के बाद लाइव क्लास में 4 लोग 5 लोग 3 लोग 2 लोग पढ़ते हो। तो आज ट्रायल के बेसिस पे मैं देखना चाहता हूँ कि आज मेरी क्लास में कितने लोग आते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि कल मैं क्लास पढ़ाऊँगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे थे रेगुलर। बट अब मैं रेगुलर डेली 1 बजे पढ़ाऊँगा, चाहे मंडे हो चाहे संडे हो, चाहे आप 1 लोग आओ चाहे 2 लोग आओ। तो सबको भाई गुड आफ्टरनून। नीचे सब लोग, हाँ सब लोग अपना नाम लिखते जाएं, केवल नाम लिखते जाएं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि अगर आप पढ़ोगे तभी बढ़ोगे, बिना पढ़े आप बढ़ नहीं सकते हो, आगे बढ़ नहीं सकते हो, आगे जा नहीं सकते हो। कंडीशन कितनी भी ख़राब हो, कंडीशन कैसी भी हो, यही एक तरीका है पढ़ने पढ़ाने का। ठीक है बेटा, समझ में आ रही नहीं मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो प्लीज़ जो लोग लाइव अभी आ चुके हैं वो दूसरों को स्क्रीनशॉट लेके इसको भेज दें ग्रुप में, दूसरों से कहें इस लिंक को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग आके मेरी क्लास में क्या कर सके, जुड़ सके। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड के ड्रॉबैक तक हमने पढ़ा था। रदरफोर्ड मॉडल के बाद आपका जो अगला मॉडल की बारी आती है उसको कहते हैं बोर मॉडल ऑफ एटम। बट बोर मॉडल ऑफ एटम अगर हम डायरेक्ट आपको बताते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बोर मॉडल ऑफ एटम बिल्कुल उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपके क्लास 9th में दिया गया है। यहीं से एग्जैक्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले जो कुछ बातें पढ़ी आपने वो आपके सिलेबस में इस साल 2020 में कोरोना की वजह से हटा दिया गया है। ठीक है भाई, है ना, समझ में आ रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, तो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको ग्रुप में भेजो ना भाई, इसको भेजिए ग्रुप में। कितनी बार आपको कहूँ ग्रुप में भेजिए ताकि सब लोग लाइव आके मुझसे जुड़ सकें, अपने क्वेश्चन को रख सकें, पूछ सकें। होपफुली अब आपको वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिल रही होगी, जहाँ तक मुझको लग रहा है आवाज़ भी मेरी प्रॉपर आ रही होगी, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रॉडबैंड वगैरह सब कुछ सेट करके आपके लिए ही सब व्यवस्था कर रखा है ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट मिले एक अच्छे क्वालिटी में। एक अच्छा क्वालिटी के लिए आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको आना है और आपको पढ़ के जाना है। तो आज मैं केवल 20-30 मिनट पढ़ाऊँगा, एक छोटा सा टॉपिक लूँगा, देखता हूँ कितने लोग मुझसे जुड़ते हैं या मेरी इस लेक्चर को कितने लोग देखते हैं, क्योंकि मैं इसके बाद हटाऊँगा नहीं आपके इस यूट्यूब चैनल से। देखता हूँ कितना व्यू आता है, कितने लोग देखते हैं। मैक्सिमम लोग अगर देखते हैं तो मैं आके कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो फिर भी कंटिन्यू करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, रुकने वाला नहीं हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को आगे ख़त्म करना है मुझको, इस वीक में संडे तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, ये नहीं हाउ, है ना। तो ये मुझको ख़त्म करना है, उसके लिए मुझको रेगुलर पढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल को मैं डायरेक्ट जाने से पहले मैं 1 2 3 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, बीच में 3 टॉपिक्स हैं, उसके बाद बोर मॉडल पे आऊँगा। पहला टॉपिक मैं बताऊँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दूसरा टॉपिक बताऊँगा मैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी, और तीसरा टॉपिक बताऊँगा एक स्पेक्ट्रम। तो 3 टॉपिक को हम लोग ख़त्म करने के बाद बोर मॉडल ऑफ एटम, और जैसे बोर मॉडल ऑफ एटम ख़त्म होगा चैप्टर 60% आपका ख़त्म हो जाएगा। ये समझना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोर मॉडल ऑफ एटम का डेवलपमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसको हम लोग और शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, ईएमआर कहते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि ये है क्या, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको हम कैसे डिफाइन करें। अच्छा हमको एक बात बताइए, जब आप धूप में खड़े होते हो, धूप में खड़े होते हो तो गर्मी लगती है ठंडी लगती है, चैट बॉक्स में बताइए। धूप में आप जब खड़े होते हैं तो आपको गर्मी लगती है, क्या लिखे, आपको गर्मी लगती है कि ठंडी लगती है, आपको गर्मी लगती है। जब छाँव में चले जाते हैं तो आपको गर्मी कम लगती है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम किसी कमरे को बंद करके ठंडियों में हीटर को जलाते हैं तो हीटर को जलाने के बाद आपके कमरे में गर्मी लगती है ठंडी लगती है, कमरा गर्म होता है, 100% कमरा गर्म होता है। आप सब लिख भी रहे हो, आपको सबको समझ में आ रहा है। तो कभी आपने सोचा कि सन से निकलने वाली जो लाइट आ रही है वो हमारी बॉडी के ऊपर गिर रही है तो हमारी बॉडी गर्म हो रही है,
या हम किसी बल्ब को कमरे के अंदर जला दिए ढेर सारे, और बल्ब से निकलने वाली जो लाइट है या रोशनी है वो जब हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है तो हमारी बॉडी गर्म होती है, या हीटर से निकलने वाली जो रेडिएशन वो हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है तो वो गर्म होता है ना। तो कभी सोचा है कि है क्या, ये है क्या, व्हाट इज दिस, इसको हम क्या कहेंगे? क्या सारे लाइट रेडिएशन को आप देख पा रहे हो क्या? तो जो सन से निकलने वाली रेडिएशन है वो है क्या? आपके कमरे में जो बल्ब लगा उससे निकलने वाली रेडिएशन, रात में पढ़ रहे होते तो देखते भाई बल्ब से निकलने वाली जो लाइट आपके ऊपर गिर रही वो है क्या? कमरे में हीटर जला दिया जिसकी वजह से आपकी बॉडी गर्म हो गई, कमरा गर्म हो गया, ठंडी नहीं लग रही है, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन है क्या? एक लोहे का एक टुकड़ा लिया, उसको खूब ज़्यादा हीट किया, हीट करने के बाद ऐसे छोड़ दिया, देखा वो पूरा रेड हो गया, उसके अंदर से लाल लाल पूरा रेड रेड उसके चारों तरफ आपका लाइट दिख रहा है, तो है क्या? कभी सोचा? कभी सोचा आपने है क्या? वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे भैया? ये तो समझ में आ गया, चलो सर ने बताया वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहे इसको भी मैं बताऊंगा। और रेडिएशन मतलब जो रेडिएट हो, जो कहीं से निकले, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बट सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपको बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी कैरियर वेव। ध्यान से सुनिएगा, वेव बताया हूँ ना कि पार्टिकल, क्योंकि जब पार्टिकल नेचर होगा तो उसके अंदर मास होगा। आप एक बताओ, जब आपके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती तो आपको क्या चोट लगता है क्या? या आपके घर के अंदर जो बल्ब गिर रहा है वो आपके ऊपर लाइट आती है तो आपका दर्द करता है शरीर, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। और नहीं इसलिए होता क्योंकि भाई उसके अंदर कोई पार्टिकल तो है नहीं कि उस पार्टिकल के पास मास होगा, वेलोसिटी होगी, मोमेंटम होगा, आके गिरेगा। तो है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? एक वेव है, वेव, ना कि पार्टिकल। जैसे मोबाइल का वेव, जैसे आप पढ़ रहे हो तो एक वेव के थ्रू पढ़ रहे हो ना। क्या आप पढ़ते समय आपको चोट लग रही है? मैं कुछ फेंक रहा हूं आपको? नहीं ना, ये वेव के थ्रू पढ़ रहे हो, आपका वेव का ही फंक्शन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? सन से निकलने वाली रेडिएशन है क्या? बल्ब से निकलने वाली रेडिएशन है क्या? CFL से निकलने वाली रेडिएशन है क्या? मोबाइल जिसके थ्रू पढ़ रहे हो वो है क्या? वो है एनर्जी कैरियर वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहते हैं EMR इज एनर्जी कैरियर वेव। एनर्जी कैरियर वेव मतलब जो सन से निकलती है रेडिएशन, जो बल्ब से निकलती है रेडिएशन, जो किसी बॉडी को गर्म करने के बाद निकलती है रेडिएशन, उस रेडिएशन को EMR कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एनर्जी कैरियर वेव। दिस इज द एनर्जी कैरियर वेव, इट आइदर विजिबल और इनविजिबल। मतलब ये दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। मतलब सूरज से निकलने वाली रोशनी से रेनबो बनता है तो रेनबो हम देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को हम देख नहीं सकते हैं। तो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन के पास भी एनर्जी होती है, उसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, बट वो दिखता नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आइदर विजिबल और इनविजिबल, ये बात हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट समझते हैं कि EMR आइदर विजिबल, EMR आइदर विजिबल या तो हम देख सकते हैं, आइदर विजिबल और इनविजिबल, या तो हमको ये दिखेगा या तो हमको नहीं दिखेगा, दोनों बातें हो सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक एनर्जी कैरियर वेव है जिसको हम देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। कहने का मतलब कुछ वेव को देखा जा सकता है, कुछ वेव को देखा नहीं जा सकता है। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आई। तो रेडिएशन तो मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये होता है दिस रेडिएशन neither deflect in electrical field nor in magnetic field। बात को समझो, जो सन से निकलने वाली रेडिएशन है, सन से निकलने वाली जो लाइट है, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड में जा रही है क्या? क्या ट्रांसफार्मर के ऊपर चली जा रही है क्या? क्या ट्रांसफार्मर से दूर चली जा रही है क्या? क्या ट्रांसफार्मर में कम गिर रही है क्या? नहीं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा
और अगर हम पावरफुल मैग्नेट लगा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाइदर डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट it propagate to produce electrical field as well as magnetic field। मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी होती है, इसके अंदर मैग्नेट बनाने की टेंडेंसी होती है, बट ये खुद से इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाता है। सनलाइट से तो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो ना आप, तो जब इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो तो आपने पढ़ा ना, आपने इलेक्ट्रिसिटी से मैटर बनाना, मैग्नेट बनाना, करंट से मैग्नेट बन सकता है ना, आपने लास्ट ईयर पढ़ा ना आपने 10th क्लास में। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है तो मैग्नेट भी बन सकता है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसके पास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम जानते हैं एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी है कुछ पता नहीं है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और जो एनर्जी का फॉर्म है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए कहते हैं कि इट नाइदर डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड नॉर इन मैग्नेटिक फील्ड बट इट प्रोपेगेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। आप नीचे चैट बॉक्स में लिखते जाइए, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट इसके प्रोपोगेशन से, इसके चलने से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। इट प्रोपोगेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए हम ऐसे रेडिएशन को नॉर्मल सिंपल रेडिएशन नहीं कहते हैं, ऐसे रेडिएशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम पे रखते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट बताते हैं, थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाइदर डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड नॉर इन इलेक्ट्रिकल फील्ड। EF लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ना ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, ना आपका ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा। E दिख रहा है, F नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा देता हूँ, दिखा ना आपको। तो ये ना आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, बट आपको समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR प्रोपगेट मतलब होता है चलना, प्रोपगेट टू प्रोड्यूस आइदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके थ्रू या तो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती है। 4 पॉइंट समझ में आया आपको? 4 पॉइंट समझ में आया? और समझते हैं हम लोग, एक पॉइंट और देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। velocity of electromagnetic radiation almost to velocity of light, मतलब बहुत तेजी से चल रहा है। velocity of electromagnetic radiation almost equal to velocity of light, and what is the velocity of light? नीचे लिखिए चैट बॉक्स में, मैं रुक जाता हूँ, बताओ बेटा, नीचे लिख के बताओ, what is the velocity of light? velocity of light in vacuum 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो ये आपका हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे 5th पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं? चैट बॉक्स में यस या नो करके तुरंत आप हमको बताएं बेटा, समझ में आया या नहीं? हट जाता हूं मैं, आप नोट कर लो इसको। अब आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर ये बताया किसने? किसी ने बताया होगा ना, किस साइंटिस्ट ने? क्या नील बोर ने बताया? नहीं, इट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय मैक्सवेल। इसको किसने एक्सप्लेन किया था? इसको मैक्सवेल नाम के, हट जा रहा हूँ, इसको मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो इट वाज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल, इसको मैक्सवेल ने बता रखा था बेटा। अब इसके आगे देखते हैं, हमने बात बताई।
अब आपको मैं बताऊंगा कि सन से निकलने वाले रेडिएशन में कितने टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, या किसी भी रेडिएशन में कितने टाइप की ईएमआर होते हैं, या हमारे पास आज के डेट में जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप के बारे में बात करते हैं कितने टाइप के हैं, उसको हम लोग समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट वाज एक्सप्लेन बाय मैक्सवेल, आपको ये बात समझ में आना चाहिए। इसको मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने, जेम्स मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। अगर हम टाइप ऑफ ईएमआर की बात करें कि ईएमआर कितने टाइप का होता है, तो ईएमआर के टाइप के बारे में बात करेंगे तो ईएमआर आपका होगा सबसे पहला जिसको कहते हैं कॉस्मिक रेज। थोड़ा थोड़ा मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ। कॉस्मिक रेज इट्स वेरी डेंजरस, ये अर्थ सरफेस पे आता ही नहीं है, इसके पास बहुत एनर्जी होती है। ये अगर हमारे बॉडी के किसी पार्ट पे गिरा तो ये आपका जल जाएगा, आप जल जाओगे। ये होता कहाँ है? इट इज द कोर ऑफ सन, सन के कोर में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेज कहते हैं। कॉस्मिक रेज के बाद आपका ये होता है गामा रेज। गामा रेज अभी मैं इस सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये भी आपका हार्मफुल है। गामा रेज के बाद जो थोड़ा बहुत आपके अर्थ सरफेस से आने लगा उसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं। आपने पढ़ा होगा ओजोन होल की वजह से, पोल्यूशन की वजह से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूवी रेज। तो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज। इससे पहले एक और रेज होता है जिसको हम लोग एक्सरे कहते हैं, आपने सुना होगा एक्सरे। एक्सरे का यूज़ भी किया जाता है आज के डेट में, अल्ट्रा वायलेट रेज का भी यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासाउंड सुना होगा आपने, एक्सरे सुना होगा, हड्डियों का एक्सरे लेते हैं, डीप पेनिट्रेट करके आपके बोन का इमेज लेता है, हड्डी उड्डी टूट जाती है तो आप सोच लीजिए कितना डीप पेनिट्रेट करता है, तो इसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा होगी। तो आपका कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद आपको समझना है विजिबल रेज। क्या समझना है आपको? विजिबल रेज। ये है आपका विजिबल रेज। अब आप जानते हो ये विजिबल रेज, विजिबल रेज आपने पढ़ा होगा जिसको हम लोग विबग्योर कहते हैं। विबग्योर सुना है ना आपने, पिछले साल लाइट में पढ़ा है आपने विबग्योर, है ना, विबग्योर 3 और 4 7। विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इसी 7 कलर को हम लोग देखते हैं। केवल और केवल विजिबल रेज हम देख सकते हैं। विजिबल रेज से आगे की किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देख नहीं सकते हैं। विजिबल रेज के बाद आपका आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को भी नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव, जो ओवन होते हैं, माइक्रोवेव। और लास्ट में आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो वेव, जिससे आपका मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, एफएम चल रहा है, एएम चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियो वेव कहते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो इस विजिबल रेज के आगे किसी भी रेज को हम देख नहीं सकते हैं। विजिबल से जितने पहले होंगे सबके सब डेंजरस है, कैंसर कॉजिंग है, लेकिन विजिबल के जितने बाद हैं उन सबकी एनर्जी कम होती है, उससे कोई कैंसर या ऐसी बीमारी नहीं होती है। इसीलिए हमारे मोबाइल में रेडियो वेव है, ना कि अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये जो रेज हैं, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एंड दिस इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो ये क्वेश्चन तैयार हो गया है कि व्हाट इज द ईएमआर एंड टाइप ऑफ ईएमआर। ईएमआर होता क्या है? राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड टाइप ऑफ ईएमआर। ये 3 से 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम रही बात कॉम्पिटिटिव की बात करने की, तो कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो सबसे ज़्यादा डेंजरस कॉस्मिक, फिर गामा रेज, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर आपका विजुअल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आपका रेडियो वेव है। जिसके पास सबसे कम एनर्जी होती है वो है आपका रेडियो वेव। तो एक बात सब सिंपल समझना है, विजिबल रेज को हम एक लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं बेटा, है ना। चैट बॉक्स में ऐसे या नो करके आप बता सकते हो, आप पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो, है ना। जो मैं आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, सारी बातें आप डिस्कस कर सकते हो। तो आपका जो विजिबल रेज है एक आपका मिड पॉइंट है। विजिबल रेज से पहले जितने भी रेज हैं सब हमारे लिए हार्मफुल हैं, और विजिबल के बाद जितने भी हैं सबके सब हमारे लिए क्या हैं? यूज़फुल है। मतलब इसके इधर हमको कोई दिक्कत हो जाएगी और इसके इधर हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके इधर सब सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर कॉज करेगा, एक्स रेज पेनिट्रेट करता है, ये भी कैंसर, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, दिस इज द वेरी डेंजरस रेज एंड दैट इमिटेड फ्रॉम सन। सन से निकल के आती हैं सारी रेडिएशन।
तो यही रेडिएशन हमारे कहीं बल्ब में इंफ्रारेड हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, मोबाइल में रेडियो वेव हो सकता है, विजिबल होते हैं भाई कहीं कहीं बल्ब की रोशनी लाल पीली नीली ऐसी भी होती है, दिखती भी है आपको, तो विजिबल वाली केवल देख सकते हैं क्योंकि हमारी आई की कुछ कैपेसिटी है जो किसी कलर को जिसको जिसको देख सकता है। तो इन सब की फ्रीक्वेंसी, इन सब के वेवलेंथ, इन सब की एनर्जी को हमारी ह्यूमन आई नहीं देख सकती है, तो ह्यूमन आई इन सबको नहीं ऑब्जर्व कर सकती है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ईएमआर आप देख लीजिए, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज आप देख सकते हैं, उसके बाद विजिबल, इंफ्रारेड, फिर आपका माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। तो ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर टाइप की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप बताओ, इतनी बात समझ में आई है? तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की कैरेक्टरिस्टिक, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक तो बता ही दिया मैंने। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक लाइन में डिफाइन किया है, फिर से मैं बता देता हूं, व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए एनर्जी कैरियर वेव, सिंपल, इट्स ए एनर्जी कैरियर वेव, इट्स ए नॉट ए पार्टिकल, इट नॉट कंटेन एनी चार्ज। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट कंटेनिंग एनी चार्ज, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास कोई मास नहीं होता, ये आपका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होता। तो ये पॉइंट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाइदर कंटेन चार्ज नॉर मास, ना इसके पास चार्ज होता है ना इसके पास मास होता है, नोट करो इसको। तो अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की कैरेक्टरिस्टिक को जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जानेंगे इसको, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं, सब बताओ चैट बॉक्स में, बेटा समझ में आ रहा है? प्लीज़ रिक्वेस्ट है और लोगों से कहिए आके जुड़ें और मेरे लेक्चर को देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री का जो बेस है वो आपका बहुत कमज़ोर हो जाएगा, है ना। केवल 30 मिनट का क्लास लूँगा, 20 मिनट लगभग हो गया है ना, थोड़ी देर और पढ़ाऊँगा, फिर कल से मैं आपको पूरा 1-1 घंटे का क्लास लूँगा, 1-1 घंटा पूरा 60-60 मिनट का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे एक लोग भी पढ़ोगे तो हमको फ़र्क नहीं, एक बच्चे को बैठा के पढ़ाऊँगा, है ना, लेकिन सब लोग पढ़ेंगे तो सबको नॉलेज मिलेगा। तो हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव की बात करें तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, वेव लेंथ के बारे में। वेव लेंथ, जिसका लैम्डा से हम डिनोट करते हैं वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को कैसे करते हैं भाई, वेव ऐसे तो चलता नहीं सीधा, वेव ऐसे चलता है, ऊपर जाएगा क्रस्ट, नीचे जाएगा ट्रफ, ऊपर जाएगा क्रस्ट, नीचे जाएगा ट्रफ। तो ऊपर वाले को क्रस्ट कहते हैं, नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, फिर क्रस्ट होगा फिर ट्रफ होगा, यहाँ क्रस्ट है फिर ट्रफ है। तो व्हाट इज द वेव लेंथ, लेंथ आ रहा है जिसकी यूनिट मीटर भी कह सकते हो। तो व्हाट इज द वेव लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, या तो यहां से यहां लैम्डा से डिनोट करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। या तो इसको हम वेवलेंथ कहेंगे या तो हम इसको वेवलेंथ कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वेवलेंथ, तो आप कहोगे सर द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, या टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट की बात करें या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की बात करें, इनके बीच के ही डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, जिसका यूनिट की बात करें तो मीटर होता है, नैनोमीटर होता है, एंगस्ट्रॉन होता है। दीज आर द यूनिट ऑफ वेव लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, नोट कर लो, साइड हो जाता हूं मैं, नोट कर लो बेटा। अब इसके बाद वेवलेंथ के बाद हम लोग दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव देखेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब देख लीजिए फ्रीक्वेंसी, दूसरा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से डिनोट, न्यू से। जैसे
अगर आपसे कहा जाए कि आपकी स्कूल आने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आपको हमसे पढ़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, या मेरे पढ़ाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, या आपकी पढ़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ने की फ्रीक्वेंसी इस चैनल पे मेरे थ्रू, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से आप किसी पर्टिकुलर समय में जितनी बार आओगे जाओगे वही आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अगर मैं कहता हूँ 1 घंटे में आप 30 दिन पढ़ते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है 30। अगर आप 1 घंटे में 1 महीने में कोई 20 दिन पढ़ता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी नंबर ऑफ वेव, द नंबर ए वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, तो वेव की जगह अपने आप को ले लो, अपने आप किसी एक पॉइंट से कितनी बार जाते हो आते हो वही आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है बेटा? बताओ भाई, चैट बॉक्स आपका रुकना नहीं चाहिए, रुक गया तो फिर तो समझेगी एकदम रुक गया मामला। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू ए पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको न्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, जिसको आप डिफाइन किए हो। वेवलेंथ को कैसे डिफाइन किए हो बेटा, वेवलेंथ को डिफाइन किए और कहे आप द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, अगर हम देखेंगे तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का यूनिट है मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/सेकेंड, और 1/सेकेंड को सेकेंड इनवर्स कहते हैं, या हम इसको हर्ट्ज के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही कि नहीं आ रही है बताओ भाई, रिस्पॉन्ड करो। 30 मिनट हो गए हैं, लगभग होने वाले हैं, 2-4 मिनट और पढ़ाऊंगा, फिर कल से 1 घंटा पूरा चलेगा फटाफट क्लास। तो लोगों को इन्फॉर्म करिए, अब रुकने वाला नहीं हूं मैं। इस हफ्ते मुझको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनी हाउ खत्म करना है, चाहे हफ्ते में 2-2 क्लास आपको क्लास 11th की लेनी पड़ी, डिपेंड करता है आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। नोट करो बेटा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग देखेंगे एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोगों को क्या देखना है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बहुत सिंपल है, एम्पलीट्यूड जिसको ए या कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जैसे कोई आपका वेव है, ऐसे चल रहा, ऊपर क्रस्ट नीचे ट्रफ, ऊपर क्रस्ट नीचे ट्रफ, तो हाईएस्ट लेंथ क्रस्ट की या हाईएस्ट डेप्थ ट्रफ की, द हाईएस्ट ये जो पॉइंट होगा इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। इट्स वेरी सिंपल, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हाइट ऑफ क्रस्ट, दिस इज द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ ट्रफ। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जिसकी यूनिट भी हम लोग क्या कहते हैं, इसकी भी यूनिट मीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉन में ही होता है ना। ये आपका यूनिट है, ये आपका एम्पलीट्यूड के बारे में मैंने बताया है, नोट करो इसको। अब इसके बाद बेटा 2 बातें और बतानी है, एक को हम लोग वेव नंबर, एक को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो 1 बाय 1 देखते हैं। वेव नंबर को देख लेते हैं। वेव नंबर जिसको हम लोग न्यू बार से डिनोट करते हैं, ये वेव नंबर है क्या, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसको डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं। सिंपल, बहुत नहीं जानना है। वेव नंबर क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर।
इसके बाद लास्ट है आज जिसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, है ना, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय वेव। किसी एक वेव के थ्रू एक ऑसिलेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। तो इसको जब डिफाइन करेंगे तो कहेंगे द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब समझाता हूं आपको। अगर मैं कहता हूं कि ये आपका कोई पेंडुलम है, पेंडुलम यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से आया यहाँ, फिर गया यहाँ, फिर आया यहाँ, तो ये कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ हूँ मैं, ऐसे घूम घूम के जाऊँ और घूम घूम के फिर से मैं अपने पोजीशन पे आ जाऊँ, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करने में जितना मुझको समय लगेगा वही समय आपका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। तो बताओ क्लास समझ में आई या नहीं, बताएं बेटा, आ गई? यस सर। तो अब हम लोग कल मिलेंगे डेली, फिर से 1 बजे से मेरा डेली क्लास रहेगा बिना रुके हुए। तब तक आपको थैंक यू वेरी मच। जो लोग नहीं देख पाए हैं उनको शेयर करिए, ये मेरा पूरा वीडियो मेरे चैनल पे रहेगा, है ना, आप यहाँ से फिर से देख सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।